हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और ये क्वेश्चन पेपर काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए तो हमने यहाँ पर पेपरों को एनालाइज करके क्वेश्चन सब लाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है, करना है। इसी के अंतर्गत हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है कांस्य युग। देखिए, कांस्य युग जो था एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल थी, जो देखा जाए जो ऐतिहासिक तौर पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। और देखा जाए तो इसका समय काल जो था 3300 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो ये कांसा युग एक नया ही युग का शुरुआत था, एक नया युग का जो है शुभ आरंभ थी। और इसके समय काल तो आपने समझ लिया होगा कि 3300 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व के समय माना गया है। इसकी विशेषता कांसा का उपयोग था। कांच का उपयोग करना इस समय काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और कुछ क्षेत्रों में लेखन का उपयोग और प्रारंभिक शहरी सभ्यता की अन्य विशेषता भी हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर आरंभिक शहरी सभ्यता यहाँ विकास कर रही थी। कांस्य युग ऐसा युग था जहाँ पर शहर जो था अस्तित्व में आई थी। कांस्य युग प्राचीन समाजों और इतिहास के वर्गीकरण और अध्ययन के लिए जो है क्रियंस जुगेसन थॉमसन द्वारा जो 1836 में प्रस्तावित 3 युग प्रणाली का दूसरा प्रमुख काल माना जाता है। यानी देखा जाए तो बहुत से थिंकर्स ने इसको डिफरेंट जो है समय काल में विभक्त किया है। और इसे धातु युग में 3 में से दूसरा चरण भी माना जाता है। कांसा युग जो था धातु युग में से 3 में से दूसरा चरण माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कांस्य युग का कितना महत्वपूर्ण बात रही है। देखा जाए तो कांस्य युग की यहाँ पर हम विशेषता पर भी जो एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कांस्य युग की क्या विशेषता है। देखा जाए तो कांस्य युग की विशेषता, कहते हैं कांस्य युग की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट तो यही आता है कि धातु गलाने की खोज। कांसा युग देखा जाए तो उन्हीं युगों में से था जो कि 3 धातु युग के अंतर्गत जो है तीसरा में से दूसरा चरण था, जिसमें धातु को गलाने की खोज हुई। आप समझ सकते हो कि पहले के जो औजार हुआ करते थे तो उसका जो है कोई रूप नहीं होता था, कोई शेप नहीं होती थी, और उसमें जो है काफ़ी जो है सफाई नहीं होती थी। लेकिन धातुओं को पिघलाने की जो खोज हुई इस समय काल में, वो हथियारों को एक नया ग्रुप और नया रंग देने के लिए महत्वपूर्ण बन गया। तो देखा जाए कांस्य युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि इसमें धातु गलाने की खोज हुई, और धातु गलाने के कारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखा जाए तो कांस्य युग में अधिक धनी आबादी वाले समाजों का गठन होने लग गया था। यानी कांसा युग जो है काफ़ी धनी आबादी वाले संगठनों और समाजों के रूप में जाने लगा। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें अधिक धनी आबादी वाले समाजों का गठन होने लगा। और देखा जाए तो सबसे पहले संगठित राज्य का उदय हुआ। यानी यहाँ पर ही राज्य का अस्तित्व भी हमें देखने को मिला, और ये कांसा युग में ही था। इसलिए देखा जाए तो एग्जामिनर हमेशा कांस्य युग का क्वेश्चन डालता ही डालता है कोई ना कोई रूप में। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है, क्योंकि ये समय काल ऐसा था जहाँ पर बिल्कुल ही जो है जीवन ही बदलने वाली थी, समाज ही बदलने वाली थी। और इसका शुरुआत जो था कांस्य युग से ही हुआ, जहाँ पर उन्होंने धातु गलाने की खोज कर लिया। उस समय धनी आबादी वाले राज्यों का गठन होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें संगठित राज्यों का उदय भी हुआ। कहते हैं वर्ग विभेदीकरण वाली सबसे आरंभिक जटिल समाज संरचना जिसमें लोग और शासक वर्ग शामिल थे, वो कांस्य युग में ही थे, जहाँ पर दास और राजा की जो है कहानी शुरू हो गई। तो ये कांस्य युग से ही शुरुआत हुई। देखा जाए तो आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध में वृद्धि भी हुई। कहते हैं जैसे जैसे इनके पास हथियार आने लगा, उसी प्रकार से जो है युद्ध का शुभ आरंभ भी कांस्य युग से ही शुरू हुई। तो कई मानने में देखा जाए तो कांसा युग की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और यहाँ क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और आपको इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बना रहता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखा जाए
तो भारत की जलवायु में तापमान परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले चर जलवायु नियंत्रित होती है, यानी यहाँ पर जो है चर जलवायु इसको नियंत्रित करते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमुख जलवायु नियंत्रण की संख्या 6 मानी गई है, यानी 6 जो है यहाँ फैक्टर है जो टेम्परेचर कंट्रोल करती है। उनके बारे में हम यहाँ पर जो है एक के बाद एक जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इन 6 जो है नियंत्रण तत्व पे देखेंगे। देखा जाए तो पहला आता है अक्षांश। देखिए, किसी भी देश का जलवायु को प्रभावित उसका अक्षांश करता है। आपने ग्लोब देखा होगा, जो जैसे ग्लोब पे पड़ता है उसी अनुसार वहाँ की जलवायु होती है। क्योंकि पहला हमारा अक्षांश है, क्योंकि दुनिया एक गोला है। दुनिया देखा जाए तो एक गोल है और इसलिए सभी स्थानों को सामान्य मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी अक्षांश है जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचती ही नहीं है कभी, और कुछ ऐसा भी स्थान है जहां पर 6 महीने सूर्य की रोशनी होती है और 6 महीने अंधकार होता है। और आप ये सब जान के हैरान हो जाओगे, और ये सब कहीं ना कहीं पृथ्वी गोल होने के कारण है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, तापमान गिरता जाता है, और उस क्षेत्र को हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, क्योंकि तापमान वहाँ पर गिरता जाता है और वो ठंडे इलाके क्षेत्र में आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अक्षांश का जो है प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और इसी अक्षांश के कारण जो है गर्मी सर्दी बनती है। लेकिन भारत देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह के जलवायु पाई जाती है, और ये महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात पे हम ध्यान दें तो ऊंचाई देखा जाए तो ऊंचाई जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चढ़ते हैं, तापमान गिरता जाता है। आपने देखा होगा कि आप किसी ऊंचाई पे जाते हो, या माउंट एवरेस्ट या किसी पहाड़ पे जाते हो, तो वहाँ आपको ठंड महसूस होती है, क्योंकि जितना हम ऊंचाई पे आगे बढ़ेंगे वहाँ का तापमान गिरता रहेगा। और ये आपने कभी तीर्थ यात्रा किए होगे तो आपने देखा होगा कि आप ऊंचाई पे जाते हो तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है आपके क्षेत्र से थोड़ा सा कम नज़र जरूर आता है, और ये आपने अनुभव भी किया होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान गिरता रहता है। तीसरा जो है जलवायु के प्रभावित करने वाला कारक कौन है, चलिए देखते हैं। अगला हमारे समक्ष आया है दबाव और पवन प्रणाली। देखिए, दबाव भी जो है जलवायु प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। प्रत्येक स्थान का अक्षांश और ऊंचाई वहाँ के दबाव और पवन प्रणाली को प्रभावित करती है। ये तो आपने देखा ही होगा कि कई क्षेत्रों में जो है साल भर जो होते हैं वहाँ ठंडी रहते हैं, कई क्षेत्रों में जो है 6-6 मास का सर्दी और गर्मी होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं अक्षांशों के अंतर्गत होता है और दबाव प्रणाली के अंतर्गत ही इसको प्रभावित करता है, और इसका परिणाम स्वरूप ये बनता है कि यह तापमान को उचित रूप से प्रभावित करती रहती है। क्योंकि दबाव और पवन, क्योंकि पवन ही हमारे भारत देश में जलवायु को परिवर्तन करने का प्रमुख कारक रहा है। पवन जिस ओर चलती है उसी प्रकार जो है यहाँ पर मौसम अपनी जो रुख बदलती है। तो आप समझ सकते हो कि दबाव और पवन प्रणाली जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने का प्रमुख कारक हो सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि समुद्र से निकटता। देखा जाए तो समुद्र से निकटता भी वहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करता है, और ये महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो समुद्र से दूरी के कारण तटीय क्षेत्र अंतर्देशीय क्षेत्र की तुलना में ठंडे होते हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं जो होता है, जो हवाएं चलती हो समुद्र से टकरा के जो वहाँ पर ठंडा करती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो चरम मौसम की स्थिति अधिक प्रचलित है, और समुद्र से दूरी बढ़ने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। और जनरल सी बात है, देखिए जो क्षेत्र समुद्र से दूर है वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग ही होगा। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से राज्य जो हैं भारत के समुद्र के निकट है, तो वहाँ पर तापमान में आप काफ़ी अंतर देख सकते हो। तो ये समुद्र के निकटता के कारण ऐसा संभव हुआ है। उसके पश्चात देखिए तो महासागरीय धाराएं। देखा जाए तो भारत के तापमान को प्रभावित करने वाला महासागरीय धाराएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी क्षेत्र में बहने वाली ठंडी समुद्री धाराएं उस क्षेत्र का तापमान कम कर देगी, जबकि गर्म धाराएं तापमान बढ़ा देती है। और ये सब कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं के कारण ही ऐसा हुआ है कि महासागरीय धाराओं के कारण बहुत से ऐसे समुद्र की धाराएं हैं जो उस क्षेत्र को ठंडा कर देता है। और देखा जाए
तो कई क्षेत्रों को गर्म धाराएं भी वहाँ के तापमान को बढ़ा देता है। तो ये महासागरीय धाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। चलिए देखते हैं अंतिम फैक्टर कौन सा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राहत सुविधाएं। देखा जाए तो रिलीफ फैक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान देता है। राहत सुविधाएं वो बाधाएं हैं जो धाराओं को देश में प्रवेश करने से रोकती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत में अगर इतना मौसम बनता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है ऋतुओं का देश माना जाता है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतु जो है इंतजार करती है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये ऊंचे पहाड़ जो होती है ठंडी या गर्म हवाओं के लिए अवरोधक का काम करता है। कहते हैं देखा जाए ठंड हवाएं जो दूसरे देशों से आती है तो वो जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उन हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोक देती है, और कई क्षेत्रों से जो गर्म गर्म हवाएं आती है उनको भी जो है ये पर्वत श्रृंखलाएं उनको भारत में प्रवेश करने से रोक देती है। और जो भारत की हवाएं होती है, जो भारत का मौसम पैटर्न बनता है, कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े पहाड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। आप देखते हो कि जो जेट धाराएं चलती है, जो बड़े बड़े गर्म लू की हवाएं चलती है, जो मौसम के पैटर्न बदलते हैं, ये मौसम के पैटर्न जो होते हैं जब ये पहाड़ों से टकराती है तो यहाँ पर वर्षा का पैटर्न भी बदल जाती है, और ये आप मानचित्र पे भली भांति देख सकते हो, समझ सकते हो। तो राहत सुविधाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऊंचे पहाड़ ठंडी या गर्म हवाओं के लिए अवरोधक का काम करती है। और हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। आखिर आप सामाजिक आर्थिक विकास से क्या समझते हो, क्या आप इसका अर्थ लगा सकते हो। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है। देखा जाए तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षित लक्ष्यों और उद्देश्य के अनुसार किसी राष्ट्र, क्षेत्र, स्थानीय समुदाय या किसी व्यक्ति की आर्थिक भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, उसे हम सामाजिक आर्थिक विकास कहते हैं। यानी उसमें कोई राष्ट्र भी हो सकता है, कोई क्षेत्र भी हो सकता है, या कोई स्थानीय समुदाय भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति की आर्थिक भलाई से उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने को हम जो है सामाजिक आर्थिक विकास कहते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे कि किसी भी, चाहे वो राष्ट्र हो, क्षेत्र हो, स्थानीय समुदाय हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उसके जीवन की गुणवत्ता में अगर हम सुधार करते हैं तो वो ही आर्थिक जो है सामाजिक आर्थिक विकास कहलाता है। और देखा जाए तो आर्थिक विकास रणनीति कुछ बातों पर यहाँ पर डिपेंड करती है। तो आर्थिक विकास रणनीति क्या है, देखा जाए तो हालांकि आर्थिक विकास की प्राथमिकता अलग अलग होती है। देखिए आर्थिक विकास की प्राथमिकता हर क्षेत्र में अलग अलग होती है, एक जैसा नहीं होता है। आर्थिक विकास रणनीतियों का लक्ष्य अक्सर सकारात्मक परिणाम होते हैं। यानी राजनीतिक देखा जाए तो आर्थिक विकास की रणनीति में यही बात सम्मिलित होती है कि इसका जो है परिणाम हमेशा सकारात्मक होती है। लोग इसमें आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सकारात्मक परिणाम हैं जो इसको प्रभावित करती है। देखा जाए तो पहले रणनीति तो यही दर्शाता है कि अधिक नौकरियां और अधिक नौकरियों की विविधता पैदा करना। देखा जाए तो देश में अगर आर्थिक विकास हमें चाहिए, सामाजिक विकास करवाना है, तो देश में अधिक से अधिक नौकरियां और अधिक से अधिक जो है नौकरी विविधता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हो कि भारत में आज इतनी नौकरियां नहीं है जितने जो है आज नौजवानों की संख्या है, और ये लोग पढ़ लिख के भी नौकरियां हासिल नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की ही कुछ नीतियों के कारण ऐसा संभव हुआ है। देखा जाए तो आज शिक्षा क्षेत्र में सरकार की तरफ से बहुत ढीला रवैया अपनाने के कारण आज पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और सरकार इसके अंतर्गत नौकरियां नहीं निकाल पा रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले के समय में देखा जाए तो 10वीं पास करना भी एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, और अभिभावक भी बहुत चिंतित होते थे जब बच्चा 10वीं क्लास में जाता था। लेकिन आज न तो अभिभावक चिंता होते हैं, न स्कूल के टीचर चिंतित होते हैं, और न ही विद्यार्थी चिंतित होता है, क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे भी पास हो ही जाएंगे। तो देखा जाए तो आज नौकरियां कम होने का कहीं ना कहीं कारण जो है सरकार के एजुकेशन क्षेत्र में जो है गलत रवैया है।
अगर सरकार एजुकेशन क्षेत्र को संभाल ले तो मुझे लगता है कि पूरा देश संभल जाएगा। इससे बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी और लोगों को काम धंधा भी मिल जाएगा। क्योंकि एक विश्वास किया जाता है कि अगर बच्चा कोई भी कोर्स में एडमिशन करवा लेता है तो वो कोर्स आसानी से वो पास कर जाता है, और ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है हमारे देश में, और ऐसा होता भी है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है नौकरियों में विविधता पैदा करना भी सरकार के लिए रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए। देखा जाए, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो व्यवसाय बनाए रखना। देखिए, व्यवसाय बनाए रखना भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, या नए व्यवसाय प्राप्त करना। भारत में जो कुटीर उद्योग खत्म हुई है तो इसका कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न किया है, और ये रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए भारत सरकार को कि व्यवसाय बनाए रखना, जो उनके पूर्वजों का व्यवसाय है उनको बनाए रखना, और पुरातन चीज़ों को इतना अधिक नहीं छोड़ देना। कहते हैं आधुनिक के आड़ में अगर आप पुरातन चीज़ों को छोड़ते चले जाते हो तो आने वाला समय में ऐसी समस्या होना एक आम सी बात देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो जीवन को बेहतर गुणवत्ता पैदा करना। आज देखा जाए तो गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं जीवन की बेहतर गुणवत्ता के कारण ही हुआ है। तो इसके कारण जो है हमारे देश में रोजगारी जो रहेगा, बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता में सुधार करना भारत सरकार की पहली रणनीति होनी चाहिए। देखा जाए तो अधिक लोग और व्यवसाय कर चुका रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधिक लोग जो है व्यवसाय करके कर भारत सरकार को चुका रहे हैं। और भारत सरकार की रणनीतियों में बहुत बदलाव देखने को मिला है कि आज हमें कर तो देना ही पड़ता है, साथ में जीएसटी बहुत तरह के जो है लोग लूट रहे हैं। कोई सामान अगर कम कीमत पे होता है उस पर अगर जीएसटी चढ़ा दिया जाए तो सरकार को बहुत मुनाफा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि सरकार भारत की भलाई में कम इस्तेमाल कर रही है और इन जीएसटीओ को जो है इलेक्शन के क्षेत्रों में अधिक उपयोग कर रहे हैं। तभी अगर आप नेट में कहीं भी खोल लीजिए, आज भारत सरकार के प्रचार ही नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार यहाँ पर देश के पैसा को जो है गलत उपयोग कर रहा है, और सारे के सारे जीएसटी के रूप में इन्होंने अच्छे खासे अपने खजाने भर लिए हैं। तो ये गलत है, ये देश के लोगों को लूटने का ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है, जो नहीं होना चाहिए। कहते हैं आपके पक्ष जो पैसे जाते हैं वो कर के रूप में जाते हैं, और कर का इस्तेमाल जो है जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। आपने एक नया रूल लिया है जीएसटी, तो उस पर और आपने और भी दुगना उस पर पैसा चढ़ा दिया, जिसके कारण आम गरीब बंदों को कोई भी सामान खरीदना पड़ता है, वहाँ पर दुकानदार जो है जीएसटी के नाम पे बहुत पैसे वसूल रहा है, जो सही नहीं है। क्या पहले जीएसटी नहीं था तो क्या लोग जीते नहीं थे? तो ये बहुत सी समस्याएं हैं जो आज जो है भारत सरकार को रणनीतियों में शामिल होना जरूरी है। उसके पश्चात देखें तो संपत्ति का अधिकार उत्पादक उपयोग करे। जो संपत्ति का अधिकार है और जो उत्पादक होते हैं उसका उपयोग करना रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए। देखा जाए तो अपने समुदाय की संपत्ति को बढ़ावा देना, जो अपने समुदाय की संपत्ति है हमें उसको बढ़ावा देना ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके क्षेत्र में जो संपत्ति आपका है उसको आप अच्छे से कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, ये रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए। अधिक स्थानीय उत्पादन बनाना और बेचना, हमें जितना स्थानीय उत्पादन बनाएंगे उसको बेचेंगे, उससे जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी सुधरेगी। और मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारा देश की सरकार जो है विदेशी चीज़ों को बहुत ही अपनाते हैं और भारतीय चीज़ों को जो है नकारते हैं, ये गलत है। देखा जाए तो आप लोग भी जितने होते हो विदेशी मोबाइल इन चीज़ों के प्रति बहुत ही आकर्षण आप लोग का भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण जितने भी हमारे भारत में पैसे होते हैं वो विदेश में चले जाते हैं, जिसके कारण भारत की जो है अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और ये सोचने वाली बात है। आपने ये बात सुना भी होगा कि बहुत से भारतीय उद्योगपति जो हैं वो भारत में तो व्यापार करते हैं, भारत को तो लूटते हैं, लेकिन विदेश में अपने सपनों का महल बनाते हैं। तो इससे भारत का ही अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर हो पड़ता है। उसके पश्चात देखें तो अपने समुदाय में रहने वाले अधिक कुशल श्रमिकों को प्राप्त करना, यानी कहते हैं एक श्रमिक से ही दूसरा श्रमिक बनता है, लेकिन उसमें कुशलता होती है, लेकिन अगर वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा ले तो वो अच्छा श्रमिक बन सकता है, अच्छे देश के लिए आर्थिक विकास में मददगार साबित हो सकता है। और हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ। देखा जाए तो भारतीय कृषि के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई है। भारत में
कृषि होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय में से एक माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से कारक हैं और बहुत सी चुनौतियां हैं जो भारत कृषि को काफ़ी प्रभावित करती है, क्योंकि भारत के कृषि करने की पद्धति जो है पुरानी है, जिसके कारण बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो पहला चुनौती तो यहाँ पर आता है कि छोटी और खंडित भूमि जोत। आपको पता ही होगा कि भारत में बंटवारे का जो सिलसिला है वो पुराने समय का है। अगर माता पिता के पास 2 पुत्र हैं और ज़मीन 1 एकड़ है तो उसमें से आधा आधा एकड़ जो है बंटवारा हो जाती है। अगर उनके बच्चे की भी 2 बच्चे हैं तो आधा में से 2 हिस्से लग जाते हैं दोनों साइड। तो इसके कारण क्या होता है कि छोटा जोत हो जाती है और खंडित भूमि हो जाती है। भारत में औसतन खेत का आकार छोटा ही है। खेत का आकार देखा जाए तो भारत में बहुत ही छोटा छोटा देखा गया है और लगभग 85% खेत जो है 2 हेक्टेयर से कम है। 85%। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कितना भूमि जो है खंडित है, और खंडित भूमि पर कृषि करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। तो भारतीय कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। और देखा जाए जैसे किसानों के लिए लाभदायक होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर बड़े बड़े ज़मीन की जोत होती है तो उस पर जो है आसानी से आधुनिक ट्रैक्टर चल सकती है, लेकिन वही छोटी छोटी ज़मीन में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें कृषि करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। अगर आप चाइना चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर कृषि जोत जो होती है बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो हर तरह के आधुनिक जो है औजारों का उपयोग बहुत भली भांति कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा है, अगर आप उस पर हल चला रहे हो तो शायद आपका ट्रैक्टर उस पर चलेगा नहीं, तो आपको जो है अपने हाथों से ही उसको खुदाई करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भारतीय कृषि के लिए कि छोटे और खंडित भूमि का जोत होना। दूसरी बात, अगर चुनौतियों के रूप में देखें तो पानी की कमी। आपको तो पता ही है कि भारतीय कृषि जो है अक्सर जो है आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि कहते हैं ऊपर वाले अगर बरसात करेंगे तो इनकी कृषि होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय कृषि के लिए चुनौती है, यानी पानी की कमी। भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक है और देखा गया है कि कुछ समय में भारत जो है नंबर 1 जनसंख्या घनत्व में आ गया है, और कृषि क्षेत्र बड़ा है जो जल संसाधनों पर दबाव डालता है, जिससे किसानों के लिए अपनी फसल की सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो भारतीय जनसंख्या के लिए जो है इतने फूड उत्पादन करना बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय कृषि के लिए, और इसमें पानी की कमी बहुत बड़ी चुनौती जो है खड़ा कर रही है। देखा जाए तो आज कई क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो सूखे के चपेट में होते हैं, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बर्फ़ के में से ढके होते हैं, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो साल भर पानियों से भरे रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय कृषि के समक्ष चुनौती होना एक स्वाभाविक और आम बात बन जाती है। चलिए देखते हैं आगे चुनौती क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी का संरक्षण करना। देखा जाए तो भारतीय कृषि के लिए मृदा संरक्षण होना एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। इसका कारण कहीं ना कहीं कीटनाशकों और उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग है। आपको तो पता ही होगा कि भारत में जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए खाद्य उत्पादन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमने जो है हरित क्रांति को प्राप्त किया, और हरित क्रांति सिर्फ एक नाम नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम जो है हाइब्रिड बीजों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मृदा संरक्षण के ऊपर जरूर पड़ता है। जैसे देखिए कीटनाशकों और उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे अधिक से अधिक जो है हम फसल प्राप्त कर सके। और जैसे अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण भारत के कई हिस्सों में मिट्टी का संरक्षण हुआ है और फसल की पैदावार भी कम हो गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात सही है।
कई क्षेत्रों में जो है कीटनाशकों और रोगों का उपयोग करने के कारण उन क्षेत्रों में जो है फसल का उत्पादन बहुत ही कम हो गया है, और ये बात सच्चाई है। देखा जाए तो अगला चुनौती जो है बाज़ारों तक पहुंच का अभाव। ये भी बहुत काफ़ी बड़ी समस्या जो है किसानों के लिए है और भारतीय कृषि के लिए है कि बाज़ारों तक जो है पहुंचाने का अभाव होना। भारत में छोटे किसानों का अक्सर अपने उत्पादन बेचने के लिए बाज़ार तक पहुंचने में कठिनाई होती है, और जिससे उनकी आय और आर्थिक विकास सीमित हो जाती है। और इसका कहीं ना कहीं मैं कारण भारत सरकार को ही बताऊंगा, क्योंकि हम आज आधुनिक युग में आ गए हैं जहां पर एरोप्लेन चलती है, जहां पर बड़े बड़े जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर अगर किसी क्षेत्र के फसल बर्बाद हो रहा हो, सड़ रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय सरकार की ही खामियां ही गिनी जा सकती है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतने अधिक जनसंख्या के लिए खाद्य को संरक्षण करना काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी बन जाता है, और इसके लिए भारत सरकार जो है वायु वाहन का उपयोग कर सकती है, जिससे जो है कोई भी सामान खराब नहीं हो और बहुत ही आसानी से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाए, जिससे दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति भी उसका उपयोग कर सके। लेकिन कहते हैं इन चीज़ों में भारत सरकार का दिमाग नहीं लग रहा है, जो गलत है। आप सोचिए, आप ये सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने बहुत ऐसी समस्या का जो है समाधान किया है, लेकिन समाधान कहते हैं नज़र आना चाहिए। अगर छोटे किसान का फसल बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब भारत सरकार फेल है। कहते हैं हर चीज़ की महंगाई देखिए, साग सब्जियों की कितनी बढ़ती चली जा रही है, और कई क्षेत्रों में तो उसको नदियों में बहाने पड़ जाते हैं। तो ये कहाँ की जो है अक्लमंदी है कि एक क्षेत्र में लोगों को खाने के लिए जो है किल्लत हो रही है, दूसरे क्षेत्र में उसको नदियों में और समुद्रों में बहाया जा रहा है। तो ये तो भारत सरकार फेल होने के बराबर है। तो ये बाज़ारों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है कृषि के लिए है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटों के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। उसके पश्चात देखें तो खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा भी करना काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। भारत में बड़ी आबादी है और खाद्य असुरक्षा का स्तर ऊंचा है। देखा गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का कारण कहीं ना कहीं भारत सरकार का ढीला रवैया है। आज अगर आप देख लोगे जहाँ पर खाद्य पदार्थ की संरक्षण होती है, वहाँ खुले में बरसात में फसलें सड़ रही होती है और उसको जो है कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की विफलता का कारण है। कहते हैं इलेक्शन में ये लोग 6,000 करोड़ से भी अधिक पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन संरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए ये जो है सुविधाएं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनको तो अपने सीट का मतलब होता है, अपने जो है सीट हासिल करने का दायित्व रहता है। भारत में जो है भारत की भलाई कभी इनको नहीं सुहाता है। जितना मर्जी राजनीतिक नेता जो है पीठ थपथपा ले, ताली बजा ले, जितना मर्जी गारंटी दे दे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इनकी कोई गारंटी काम नहीं आने वाली है जब तक वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगी। भारत में देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, खाद्य सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो भारत में खाद्य जो है असुरक्षित है, जिसके लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भोजन अभी के लिए सुलभ और किफ़ायती हो। मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे खाद्य स्टोर जगह है जहां पर खाद्य सड़ती गलती रहती है और भारत सरकार सिर्फ टकटकी लगा के देखती रहती है, तो ये गलत है। कहते हैं किसान बहुत ही मुश्किल से उसको उत्पादन करता है। अगर बेशक आपने खरीद लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि उत्पादन करना बहुत कठिन कार्य होता है। धरती में से उगी है, आपने खरीदा है तो उसको सही और भली भांति उपयोग करना सीखो। कहते हैं अगर आपके पास इतने खाद्य पदार्थ है और उसको आप नहीं संभाल सकते तो भारत के गरीबों में बांट दो, जिससे वो गरीबों के पास संरक्षित रह सके। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं करती है। आपने बांटना भी नहीं है तो उनको कुछ कम कीमत पे दे दो। कहते हैं अगर आप किसी क्षेत्र में चले जाइएगा ना तो उसी चीज़ का कीमत 2 से 3 गुना मिल जाती है, जो गलत है। तो इससे ये होगा कि हर क्षेत्र में जो है सामान्य रेट होगा। महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई को बढ़ाई गई है। मैंने तो ये इतना भी सुना है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं, न जाने कितने टन जो है कीड़े मकोड़े ख़राब कर देते हैं, न जाने कितने टन जो होते हैं बारिश के कारण ख़राब हो जाता है, और कई टन जो हमें समुद्र में भी फेंकना पड़ जाता है। तो ऐसा आखिर क्यों? कहते हैं उन चीज़ों के लिए इतनी महंगाई है
और आप ऐसे ही इसको बहा रहे हो तो ये गलत है। इसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में पहुंचाइए, आप 5 किलो गेहूँ मुफ्त में दीजिए, आप इसको कीमत पे ही बेचिए। जो आपने सरकारी रेट से खरीदा उसी कीमत में बेचिए, कम से कम ही संरक्षित तो हो जाएगी ना। कहते हैं आम गरीब बंदा जो है अन्न के दानों की कीमत समझती है, लेकिन बड़े बड़े लोग अन्न के दाने की कीमत नहीं समझते हैं, और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। उसके पश्चात आता है जलवायु परिवर्तन। देखा जाए तो किसानों के लिए सबसे बड़ा चुनौती जो है जलवायु का परिवर्तन होना। भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। जैसा कि मौसम के बदलते पैटर्न और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो फसल की पैदावार को कम कर सकती है और खेती को और अधिक कठिन बना सकती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बेमौसम बरसात हो जाती है, बेमौसम जो है धूप तेज गिरने लग जाते हैं। तो इससे ये हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन होता चला जा रहा है। जिस प्रकार हमने जलवायु को प्रभावित किया है, उसके पश्चात आता है कीटों एवं रोग। देखिए, भारतीय फसल को, अगर भारतीय कृषि को कोई प्रभावित किया है तो वो कीट और रोग हैं। कहते हैं कीट और बीमारियां भारत फसल की पैदावार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, और प्रभावी कीट प्रबंधन प्रणाली की कमी के कारण उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल है। क्योंकि आज के समय में कीड़े भी जो हैं वो रेजिस्टेंस करना सीख गए हैं, क्योंकि हमने इस पर इतना हरित क्रांति के आड़ में उस पर उपयोग किया है कि आप जो है कीड़े मकोड़े भी इससे जो है रेजिस्टेंस करना सीख गए हैं। और देखा जाए तो ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो ख़त्म हो गए हैं, जो कीड़े मकोड़ों को भली भांति खा जाया करते थे। यानी हमने कहीं ना कहीं आहार श्रृंखला में जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है, जिसके कारण जो है आज हर तरह के रोग हमें देखने को मिल जाता है। पहले के समय में अगर कोई जीव जंतु मरता था तो गिद्ध जो होती थी उसके मांस नोच कर जो है खा जाया करती थी। लेकिन आज यही जो जीव जंतु मरते हैं तो रोडों किनारे सड़े गल रहे होते हैं, जो हमारे जीवन पे भी काफ़ी प्रभावित करता है, और इससे फसल तक भी प्रभावित होते हैं। देखा जाए तो जो कीड़े मकोड़े हुआ करते थे तो नेचुरल रूप से जो है पक्षियाँ उनको खा जाया करते थे, लेकिन हमारे आधुनिकता के आड़ में और 5G के चक्रव्यूह में हमने सभी पक्षियों को मार के रख दिया है। कहते हैं ये लोग ना तो कोई फिल्म से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न ही अपने जीवन को एनालाइज कर सकते हैं कि ये जीव जंतु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कुदरत ने अगर इन चीज़ों को बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि ये आहार श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन लोगों की गलतियों के कारण, लोगों के बेवकूफ़ियों के कारण और सरकार की मूर्खता के कारण ये जीव जंतु आए दिन नष्ट हो रहे हैं। आप सोचिएगा कि भारत सरकार ने तो बहुत से रूल बनाए हैं इन जीव जंतुओं के लिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने भी एक बार कोशिश करके देखा था, एक गाय को चोट लगा हुआ था, तो इसको लिए मैंने कॉल किया इसके संरक्षण डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इससे पता लगता है कि सरकार ने विभाग तो बना रखी है, लेकिन उसमें कार्य करने वाले लोग, उनको कोई परवाह नहीं है। ना सरकार को परवाह है, क्योंकि सरकार उन पर अगर डंडा देती तो जर्नल सी बात है वो ज़रूर कोई रिएक्शन करती। लेकिन आजकल जीव जंतु कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सिर्फ ये लोग जो है किताबी बातें और सिर्फ रूल रेगुलेशन में ही नज़र आते हैं, और सिर्फ टीवी पे ताल ठोक के जो है अपना जो है महत्वपूर्ण अपनी तरक्की का जो है बखान कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ना तो कोई सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं जीव जंतु के प्रति, न उठाने वाले हैं, जिनके कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है एग्रीकल्चर को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीव जंतु अगर कीड़े मकोड़ों के खा लेते हैं और इसके कारण कई बीमारियों से हम भी बच जाते हैं। लेकिन अगर हम कीड़े को मारने के लिए खादों का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ेगा, वो हम पे भी इफेक्ट डालेगा। ये नहीं कि सिर्फ कीड़े मकोड़े मरेंगे, हमारे भी जो है शरीर में बहुत तरह के नुकसान पैदा हो सकता है, और ये आप बखूबी जानते हो। इस बात को मुझे एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, श्रम की कमी। भारत में कई किसान प्रवासन नीतियों और करियर के रूप में खेती में रुचि की कमी के कारण, श्रम की कमी के कारण सामान्य कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखिए, जो पहले के समय कृषि करते थे उनके आज बच्चे जो है विदेशों में जाने के सपने देख रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये ज़मीन जो होते हैं वो बेच देते हैं बड़े बड़े जो है कंपनियों को, और ये कंपनियां जो है इसमें बड़े बड़े महल खड़ा कर देती है।
तो ये भी कहीं ना कहीं कमी हो गई है। आज श्रमिक कोई नहीं बनना चाहता है। तो मैं तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि आज ये ज़मीन जो होना चाहिए सरकार के हाथ में होना चाहिए, या इसको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इसकी जोत जो है एक हो जाए, इसकी काफ़ी बदल जाए। देखा जाए तो आज बड़े बड़े किसान जो हैं ज़मीनों को बेच बेच के विदेशों में अपना महल खड़ा कर रहे हैं, और जिनके कारण यहाँ पर जो ये बड़े बड़े कंपनियाँ होती है, आपने देखा भी होगा, आप किसी भी शहर के जो है गांव के क्षेत्र में चले जाओ, बड़े बड़े कंपनियाँ जो है ज़मीन खरीद रही है और यहाँ पर तरह तरह के मॉल फैक्ट्रियाँ बना रही है, जो अपने धंधे और अपने व्यापार के लिए उन्होंने सुविधा बना लिया है। और इसके कारण श्रमिक की कमी होती चली जा रही है, और श्रमिक की कमी होगी तो जनरल सी बात है, इसका जो है एग्रीकल्चर पे बहुत ही प्रभाव हमें आने वाला समय में देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगर हम चुनौती की बात करें तो उत्पादन की उच्च लागत। देखा जाए तो उत्पादन की लागत बढ़ रही है, जिसमें बीज, उर्वरक और ईंधन जैसे इनपुट की लागत भी शामिल होता है, जिससे किसानों के लिए लाभप्रद होना मुश्किल हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ती चली जा रही है, किसान जो है उसमें हर तरह के खाद्य उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी कम अमाउंट में नहीं करते हैं, अधिक अमाउंट में करते हैं, जिससे उनके फसल में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। और इवन देखा जाए तो पहले के समय में जो उत्पादन होती थी उसी को बीज के रूप में संभाल लिया जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में बीज भी जो होता है हाइब्रिड होता है, यानी देखा जाए तो आज हम हर चीज़ को जो है बर्बाद करते जा रहे हैं। कहते हैं पहले के समय में केला में भी बीज हुआ करता था, अंगूर में भी बीज हुआ करता था, लेकिन लोगों के मूर्खता के कारण सब कुछ खत्म हो गया है, तो हम कलम पे आश्रित हो गए हैं। कहीं ऐसा समय न आए कि गेहूं के भी हमें कलम लगाना पड़ जाए, तो ये बहुत भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जिस दिन अगर गेहूं और चावल में अगर आपने कलम लगा के उगाने लग गए तो सोचिएगा कि जीवन ही खत्म हो जाएगा, ये भारत क्या पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि कुछ समय ऐसा आएगा, क्योंकि जैसे लोग ने अपने कहते हैं हरित क्रांति के आड़ में HYV सीडों पर निर्भर हो गए हैं, तो ऐसा समय आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बीज पहले लोग बोया करते थे आज उसकी गुणवत्ता कम गई है। आज अगर आप खेतों में जो है उपजे हुए बीजों को डालो तो उसमें से कोई फसल नहीं आती है। तो इसका मतलब हम जो हाइब्रिड बीजों पर आश्रित हो गए हैं, और हाइब्रिड बीज का मतलब अगर मान लीजिए ख़त्म होता है फिर क्या स्थिति पैदा होगा। तो ये बहुत बड़ी जो है हम संकट की तरफ चल रहे हैं, और इस बात का एनालाइज शायद कोई नहीं करता है। तो इससे उत्पादन की उच्च लागत बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाला समय में देखने को मिल सकता है। अगर हम अंतिम बात करें तकनीकी अंतर पर, तो भारत में सभी किसानों के पास ठीक कृषि जैसी उत्पन्न तकनीक का पहुंच नहीं है। आज बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की अभाव है, क्योंकि उनके पास जोत कम है, इसलिए वो संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते, जो उत्पादक और दक्षता बढ़ाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। और देखा जाए तो कई किसान जो होते हैं अपने पुराने टेक्नोलॉजी पर आश्रित है, जिनके कारण जो है उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्व रखेगा कि आर्द्र भूमि। देखिए, आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड, जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनते हैं जहाँ वाटर भी होती है और लैंड भी होता है, इसलिए हम इसको वेटलैंड कहते हैं, या आर्द्र भूमि भी कह सकते हो। देखा जाए तो आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी पानी से ढकी रहती है, यानी जहाँ की मिट्टी पानी से ढकी रहती है या पूरे वर्ष ज़मीन के पास मौजूद रह सकती है। यानी देखिए, वेटलैंड का मतलब यही होता है आर्द्र भूमि का, कि जिस क्षेत्र में पानी जो है काफ़ी मात्रा में हो और लैंड भी हो, यानी कभी लैंड हो कहीं वाटर हो, कहीं लैंड है कहीं वाटर, तो इस तरह के क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। और यह स्थलीय और जलीय दोनों प्रजातियों का समर्थन करता है, यानी इसमें जल में रहने वाले जीव भी होते हैं और ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु भी होते हैं, यानी स्थलीय और जलीय दोनों प्रजातियों का ही समर्थन करता है अर्धलैंड। और वो जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल विज्ञान, रसायन विज्ञान और मानव अशांति के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। तो ऐसे लैंड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जीव जंतु के लिए, और इसे आदर्श लैंड भी कह सकती हो। ये क्षेत्र अंटार्कटिका के अलावा टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक पाए जा सकते हैं। तो ये देखा जाए
तो काफ़ी इसकी लंबी इतिहास आ जाती है कि ये जो है अंटार्कटिका के अलावा टुंड्रा के क्षेत्रों में भी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी इसको पाया जाना स्वाभाविक होती है। अर्धभूमि में पाए जाने वाले पानी दो प्रकार के हो सकते हैं, यह तो खारा हो सकता है या खारा पानी या मीठा पानी। तो देखा जाए तो ये अर्धभूमि काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं हर एक जीव जंतु के लिए, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु की आवश्यक सारी सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ पर पानी की भी उपलब्धता होती है, तो यहाँ जो है ज़मीन के क्षेत्र भी पाए जाते हैं और ये एक आदर्श जगह होता है जहाँ पर जीव जंतु को फलने फूलने में काफ़ी मदद करता है। और ये दोनों तरह के जीव जंतुओं को सपोर्ट करती है, चाहे वह स्थलीय हो या जलीय हो। क्योंकि देखा जाए तो ये क्षेत्र अंटार्कटिका के बहुत से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं और साथ में देखा जाए तो टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक भी इसका अपनी महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर जो पानी पाई जाती है या तो पानी खारा होती है, खारा पानी देखी जा सकती है, और इवन कि यहाँ पर खारा पानी के साथ साथ मीठा पानी भी होना काफ़ी महत्वपूर्ण इन क्षेत्र को बना देती है। चलिए अब देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। हमारे समक्ष आ गया है कि अर्धभूमियों की क्या विशेषताएं हो सकती है। अगर हम पहली विशेषता की तरफ अगर ध्यान आकर्षित करें तो कहते हैं अर्धभूमियाँ विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जा सकती है। यानी अर्धभूमियाँ जो है विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जाती है, जिनमें नदियाँ और झील, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय अवसाद शामिल होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अर्धभूमियाँ विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जा सकती है, जिनमें नदियाँ और झीलें और तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय अवसाद शामिल होते हैं। उनकी विशेषता पानी से प्यार करने वाले पौधे जो हाइड्रोफाइटा की उपस्थिति है। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं वो पानी से बहुत ही प्यार करते हैं और इनको हम हाइड्रोफाइटा के कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं, जिन्हें तैरते हुए पत्ती, पानी से भरे तने और ऑक्सीजन के परिवहन प्रणाली जैसे विशेष विशेषता विकसित करके अर्धभूमि पर्यावरण के लिए अनुकूल हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्र में ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे कमल आपको पानी पर तैरते हुए नज़र आता है, उसी प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं यहाँ पर उगते हैं। और ये पौधे जो है पानी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इनको पानी से बहुत ही प्रेम होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो हाइड्रोफाइटा की कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। और देखा जाए तो ये अर्धभूमि पर्यावरण के लिए अनुकूल बना लेते हैं अपने आप को। और इसके साथ देखा जाए तो ये पौधे विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान करते हैं, यानी पहाड़ी तंत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं हर एक जीव जंतु के लिए आश्रय के साथ साथ भोजन भी प्रदान करते हैं। इसलिए देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं वो पहाड़ी तंत्र की महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं, जैसे पोषक तत्व, चक्रण, कार्बन पृथक्करण और वन जीवों के लिए आवास। तो ये काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि जो वेटलैंड के ये क्षेत्र होते हैं वो सभी के लिए आदर्शमय सिद्ध होते हैं। वेटलैंड की उनकी जलयुक्त मिट्टी द्वारा भी पहचाना जा सकता है। यानी अगर हम अर्धभूमि की पहचान करना चाहें तो वो मिट्टी के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, जो विस्तारित अवधि के लिए संतृप्त या बाढ़ या अवायवीय स्थिति के विकास की विशेषता से जो बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीवी के विकास को बढ़ावा देता है। यानी देखा जाए तो आप वेटलैंड के वो क्षेत्र भी मान सकते हो जिनकी मिट्टी जो होती है काफ़ी गीली होती है, और ये वेटलैंड के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि यहाँ पर अवायवीय यानी जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है जंतु रह सकते हैं, ऐसे जीव जंतु काफ़ी देखने को मिल जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बैक्टीरिया और कवक, क्योंकि बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीव का विकास को यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिल जाती है, क्योंकि अवायवीय स्थिति होती है, इसलिए बैक्टीरिया और कवक जो है बहुत आसानी से पनपने लग जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के जिम्मेदार भी माने जाते हैं। तो देखा जाए तो वेटलैंड के ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं।
और ये मिट्टियाँ अर्ध भूमि के जल संतुलन को भी विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी जो है अर्ध भूमि की जल संतुलन कैसे करता है, तो इस बात के लिए आप समझ सकते हो कि वह पानी के साथ जो है पानी जमा भी करते हैं, यानी समय के साथ धीरे धीरे पानी जमा कर लेते हैं। और ये पानी जो होता है पौधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ये आप समझ सकते हो। और भी छोड़ भी सकते हैं। अर्धभूमि वनस्पति के विकास का समर्थन भी करता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये क्षेत्र जो होते हैं अर्धभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड, वो धीरे धीरे पानी को जो है एकत्र कर लेते हैं, जो पौधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये पौधे ग्रोथ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। तो इस प्रकार जो है अर्धभूमि भूमि जो होती है वो पौधे के लिए एक आदर्शमय स्थान होती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के पेड़ पौधे उग जाते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर जीव जंतु के लिए भी बहुत तरह के सुविधाएं मिल जाता है। इसलिए जो अर्धभूमि की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। और हमारे समक्ष यहाँ पर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचार से संबंधित सिद्धांत, गांधीवादी विचार से संबंधित कुछ सिद्धांतों को हमने एनालाइज करना है। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत पहली गांधी जी जो विचारधारा रखते थे वो थे अहिंसा। अहिंसा काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है। कहते अहिंसा के प्रति गांधी की अटूट प्रतिबद्धता शारीरिक क्षति से परे है और इसका विस्तार भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हिंसा से बचने तक है। और ये आक्रामकता का सहारा लेने के बजाय बातचीत और समझ के माध्यम से जो है संघर्षों को हल करने का जोर देता है। देखा जाए तो महात्मा गांधी ने जो बहुत बड़ा हमारे देश में आंदोलन चलाए और उन्होंने जो है अहिंसा का सहायता किया और अहिंसा का जो है सहारा भी लिया और इसी बेस पे वो आगे भी बढ़े, क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि किसी को क्षति पहुंचा के हम अपनी बातें नहीं मनवा सकते। अगर हम उसी बात को बैठ के समझ के अगर हम उसको एनालाइज करके समझें तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं समाज को हिंसा की आग में धकेल देना वो कदाचित उचित नहीं है, जैसे आज के समय राजनीतिक नेता सब करते हैं। देखते ही रहते हो आए दिन सांप्रदायिक दंगा फसाद चलती रहती है। तो महात्मा गांधी इस बात की विचारधारा नहीं रखते थे। वो हमेशा हर बात के सलूशन के लिए बैठ के भी जो है हल निकाला जा सकता है। आप देखते ही हो कि लोग किस प्रकार से जो है हिंसा का सहारा लेते हैं और बाद में जो है बात करके ही हल निकलता है। तो हिंसा किस लिए हम करें? अगर हमारी बात से ही बात निकल जाए, समस्या कोई भी समस्या का हल निकल जाए, तो इतनी बड़ी जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद करने की क्या ज़रूरत है और भारत को जलाने की क्या ज़रूरत है? इसी बात को जो है महात्मा गांधी जी समर्थन करते थे कि हमेशा अहिंसा करना चाहिए, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपने विचारों को भावनात्मक मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है बैठ के सलूशन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके पश्चात गांधी जी का जो दूसरा विचार था वो था सत्यता, यानी सत्य। सत्यता गांधीवादी दर्शन का एक आधार माना जा सकता है और हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाने से विश्वास बढ़ने और वास्तविक संवाद को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। देखिए आज देखा जाए तो हर व्यक्ति झूठ बोल के ही आगे बढ़ता है और झूठ के ही खेती करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा था वो सत्यता पर आधारित थी। कहते हैं अगर आप सत्य बोलते हो तो सत्य सुनने वालों को तकलीफ तो होती है, लेकिन सत्य कभी मिटती नहीं है। सत्य कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कुछ करो तो हमेशा सत्य का सहारा लो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे कभी मत सोचो। कहते हैं सत्य हमेशा सत्य ही रहती है, सत्य को कभी झुठला नहीं सकते हैं। आज बेशक लिए आपकी बातें दुनिया न माने न समझे, लेकिन एक समय आएगा जब उनको इस सत्य को जो है अपनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर गांधी जी इस बात पे जोर देते थे कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये पारदर्शिता काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके पश्चात गांधी जी सादगी सरलता को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे, यानी सिंप्लिसिटी पे वो बहुत जोर देते थे। इंसानों को इतनी दिखावा नहीं करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि हमारे देश के बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो इतने करोड़ करोड़ के कपड़े पहनते हैं जिनके
अखबारों में सुर्खियां बन जाती है। तो महात्मा गांधी जी का विचारधारा यही था कि ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिखावा करने से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाओगे। हमारे ही देश में ऐसी कई घटना घटी है जो कहते हैं अखबार का फ्रंट पेज पे न्यूज़ बन गई थी। सादगी के लिए गांधी जी की वकालत हमें कम संपत्ति और छोटे पारिस्थितिक पद चिन्ह के साथ रहने, तनाव कम करने और समर्थक अनुभवों को बढ़ावा देने की याद दिलाती है। यानी हमेशा हमें सरल रहना चाहिए। कहते हैं जो चीज़ आपके पास है उसी में आप जो भरोसा रखो, उस पे ही विश्वास रखो। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी लालसा न करो। अगर उसकी लालसा करना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन कभी भी गलत रास्तों का जो है अनुसरण न करो, क्योंकि सरलता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और सादगी देखा जाए तो ये आपके लिए, जीवन के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए महात्मा गांधी जी जो है वो सादगी और सरलता पर जो है काफ़ी ध्यान देने की बात करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आत्मनिर्भरता यानी स्वराज। देखा जाए तो महात्मा गांधी जी जो थे वो आत्मनिर्भरता की बात करते थे। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि जो हमारे समक्ष संसाधन है हम उसी का उपयोग जो है भली भांति और विवेकपूर्ण करें, जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें। कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर तब होता है जब वो स्वयं के लिए जो है काम अर्जित कर लेता है। लेकिन आज देखिए हम सब जो है सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि सरकार जब हमें सरकारी नौकरी देगी तो हम करेंगे। तो ऐसे में भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। गांधी जी ने सशक्तिकरण के साधन के रूप में आत्मनिर्भरता की वकालत की है, और यह हमें अपनी स्थिति को जिम्मेदारी स्वयं लेने और चुनौती का सामना करने के लिए लालिच बनाने के लिए जो है काफ़ी प्रोत्साहित करता है। कहते हैं जो इंसान आत्मनिर्भर हो जाता है उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही महत्वपूर्ण है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोगों को सही जॉब, सही रोजगारी की व्यवस्था करे, जिससे ये आत्मनिर्भर हो सकें, किसी दूसरे पर आश्रित न रहें। तो गांधी जी का यही विचारधारा था, और सशक्तिकरण के आधार पर उन्होंने आत्मनिर्भरता की सदैव वकालत की। देखा जाए तो उनके अंतिम विचारधारा यही था कि करुणा और सेवा। कहते हैं तो आपने सुना ही होगा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी सेवा को बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक मानते हैं। कहते हैं दूसरे के प्रति करुणा और सेवा गांधी की शिक्षाओं के केंद्र बिंदु थे। ये देखा जाए तो करुणा और सेवा गांधी जी का महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, और इन सिद्धांतों को अपनाने से सहानुभूति और एकता को बढ़ावा मिलती है, और इससे देश में भी काफ़ी शांति मिलती है। तो इसी बात को देखा जाए तो महात्मा गांधी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर अपनी सिद्धांतों को रूप में यहाँ पर दर्शाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम सभी भारतवासियों को इनकी विचारधाराओं पर आगे बढ़ना चाहिए। कि रूस में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए रूस में प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए तो रूस के अपने उद्योग संख्या कम थी, यानी रूस में जो था उद्योगिक संख्या कम थी, और ब्लास्टिकल सागर पर जर्मन नियंत्रण के कारण देश औद्योगिक वस्तुओं के अन्य आपूर्तिकर्ता के कट गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है, बहुत बड़ा प्रभाव था कि रूस के सामने जो है अपने उद्योग संख्या बहुत कम थी, और ब्लास्टिक सागर जर्मनी नियंत्रण के कारण जो ब्लास्टिक सागर था उस पर जर्मनी ने जो है अपना नियंत्रण कायम कर लिया, जिसके कारण औद्योगिक वस्तुओं और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कट गया। यानी रूस का है बिल्कुल ही यहाँ पर उद्योग तहस नहस कर दिया जर्मनी ने। देखा जाए तो यूरोप में अन्य जगहों की तुलना में रूस में औद्योगिक उपकरण अधिक तेजी से विकसित हो रही थी। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला कि यूरोप में अन्य जगहों की तुलना में रूस में औद्योगिक उपकरण अधिक तेजी से विकसित हो रही थी, और 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी थी। 1916 तक जो है रेलवे लाइनों की जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके कारण जो है रूस में प्रथम विश्व युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला। देखा जाए तो समक्ष व्यक्तियों के युद्ध के लिए बुलाया गया। यहाँ पर जैसे युद्ध हो रहा था तो सक्षम व्यक्ति जो थे उनको बुलाया गया युद्ध के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और क्योंकि युद्ध में सक्षम व्यक्ति ही युद्ध कर सकते थे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला।
और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि श्रमिकों की कमी हो गई। अब देखिए सारे व्यक्ति युद्ध में लग जाएंगे तो जो व्यक्ति श्रमिक थे उनको भी युद्ध में जो है लपेट लिया गया, तो इससे श्रमिकों की कमी हो गई और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले छोटे कार्यशालाएं बंद हो गई, जिसके कारण जो है रूस पे बहुत ही घातक प्रभाव देखने को मिला। देखा जाए तो सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी गई और शहरों में लोगों के लिए रोटी और आटा दुर्लभ हो गया। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि उस समय जो भी व्यक्ति श्रमिक था या किसान था उसको युद्ध में जो है झोंक दिया गया, जिसके कारण जो है जो उत्पादन करते थे अब वो युद्ध करने लगे और युद्ध करने के कारण वहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा था। और आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी सेना को भोजन कराना बहुत ही दुष्कर्म कार्य था और इसके लिए शहर के जितने भी राशन थी वो ख़त्म हो गई और शहर में देखा जाए तो रोटी और आटा दुर्लभ होते चले गए, जिसके कारण ये बहुत ही घातक प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिला। क्योंकि सेना के लिए राशन भेजा गया था इसलिए नागरिकों के लिए रोटी की कमी थी और 1916 की सर्दी तक ब्रेड की दुकानें पर दंगे आम हो गए थे। यानी वहाँ पर देखा जाए तो 1916 में कोई भी दुकान पर ब्रेड लेने के लिए लोग हाथापाई करने लगे, एक दूसरे को खाने के लिए जो है मारने लग गए। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे ही हो गया जैसे ऐसी विकट समस्या कभी देखने को न मिली, जहाँ पर एक रोटी के लिए कई व्यक्ति जो थे जिम्मेवार होने लगे, एक दूसरे पर जो है कत्लेआम हमला करने लगी। तो ऐसी दुर्दशा शायद ही हमें कभी देखने को मिला हो। लेकिन देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस में ऐसी हमें सिचुएशन देखने को मिला और शायद ऐसी सिचुएशन से कहते हैं किसी ने शिक्षा नहीं लिया और उसके बाद सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद थर्ड विश्व युद्ध की तरफ ये अग्रसर हैं। तो देखा जाए तो इनको कभी भी कोई चीज़ की शिक्षा नहीं मिलती है कि युद्ध से जो है हमेशा नुकसान होती है, फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। इसलिए कभी भी हमें युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करें, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अगर सेव नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और कई वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 6वीं कक्षा से लेके तो MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जो सारे वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।